हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी पिछली कहानी के अगले भाग के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने पिछले भाग में जाना था कि साहिल राजू के कहने पर उसके साथ उसके घर चला जाता है। तो अब आगे मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने पिछला पार्ट बनाया था, तो मैं जितना हो सके उतनी कोशिश करूंगा कि इस वाले पार्ट में इस पूरी कहानी को खत्म कर दूं। और गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि स्कूल का काम करूँ या वीडियो बनाऊँ। तो मैं कभी कभार वीडियो नहीं कर सकता। तो ठीक है, इसी बात का मैं आपको बताना चाह रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। साहिल, देख राजू, मुझे लगता है कि यह सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। अब तो रात भी आधी होने को आई थी, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी आभास नहीं हुआ। राजू, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। साहिल, सॉरी यार, मेरा तुझे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना होगा। दोनों दोस्त साथ सो जाते हैं और फिर अगली सुबह साहिल, अरे राजू, जल्दी उठ, जल्दी कर, ट्रेन ना छूट जाए। राजू, नहीं छूटेगी यार, मैं रेडी हूँ। तू सामान तक तक बाहर निकाल। साहिल राजू को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर राजू ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन की ओर निकल जाता है। लगभग 16 घंटे की यात्रा के बाद राजू अपने घर पहुंचता है। वह अपने मम्मी पापा से मिलकर वो बहुत खुश होता है। राजू की मम्मी, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। राजू, माँ बस एक गरम गरम चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूंगा। वैसे भी इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। जो जो कि जो जी चाहे अब खेलते हैं, मतलब खिलाते हैं ना। राज राजू के पापा, क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है। वैसे भी तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तू दिल्ली छोड़ हमेशा के लिए यहीं आ जाए। राजू, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था, तो सोचा आप लोगों के से मिल आ लूं। राजू की माँ चाय लेते हुए आई। तो लो, ये भी कोई सोचने वाली बात है। अरे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई गैर नहीं। जब चाहे आके जब चाहे आके मिल लिया कर। कम से कम इसी बहाने हम बूढ़े माँ बाप का भी थोड़ा मन लग जाएगा करेगा। राजू यहाँ आके तो लगभग पिछली बातों को जैसे भूल ही गया था। उसके दिन अच्छे गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक राजू की माँ घबराते हुए, जी आपने कुछ सुना? राजू के पापा, वो हो, क्या हुआ? रात के 2 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है, क्या हुआ? राजू की माँ, जी आपको कोई आवाज नहीं आ रही? राजू के पापा, हाँ आ तो रही है। अरे लेकिन यह आवाज तो राजू के कमरे में से आ रही है। वो ठीक तो है। दोनों राजू के कमरे में जाते हैं। राजू राजू निंदा में बड़बड़ाता हुआ, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? राजू की माँ घबराते हुए राजू को जगाती है। राजू, उठ बेटा, क्या हुआ? ये क्या अनाप शनाप बके जा रहा है तू? उठना। अरे सुनिए, ये क्या बक रहा है? तभी राजू घबराते हुए उठता है। उसका सारा शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। राजू के माँ राजू के राजू के पापा राजू के पापा जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हैं। ले बेटा, पहले ये पानी पी ले। राजू
थैंक यू पापा। राजू के पापा, बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? और किससे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो? राजू नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हो। अंत में उसने बोला कि कुछ नहीं पापा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा है। प्लीज आप अब आप लोग जाके सो जाओ। राजू के मम्मी पापा सोने चले जाते हैं, पर राजू अभी भी जाग रहा था। वह बेचैन था। वह खुद से बात कर रहा था कि समझ नहीं आता यह मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ तो जैसे आम बात थी, पर अब यहाँ भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। राजू ने इस बार किसी आकृति को नहीं, बल्कि उसने सपने में साफ साफ एक लड़की को देखा था जो किसी पुराने खंडर में खड़ी थी और वहीं से राजू को बुला रही थी। अब तो जैसे राजू को आए दिन यह दौड़ दौरे पड़ने लगे। राजू के माँ बाप बहुत घबरा गए, पर उनके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो करे क्या। उधर राजू हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बताकर उनके बातों को टाल जाता है। पर राजू को लगता था कि सपने वाले खंडर को उसने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। दिमाग में बहुत जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वह खंडर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही था। लेकिन तलाशी के लिए एक बार वह उस खंडर को जाके देखना चाहता था। अंततः उसने मन में निश्चय किया कि कल ही वो उस खंडर को देखने जाएगा। अगले दिन हिम्मत करके वह उस खंडर को खोजने निकला और उसे मिल भी गया। यह खंडर सपने वाले खंडर से बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तलाशी तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई वह कि वो उस खंडर के अंदर जा सके। अंततः वह घर की ओर लौटने लगा, परंतु तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई कि तुम आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। राजू के जैसे पूरे बदन पे सांप रेंग गया। पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वो इतना डर गया था कि वहां अपनी चप्पल वहीं छोड़कर वहां से तेज कदमों से भाग गया। राजू के मम्मी पापा उसके चेहरे पे साफ साफ परेशानी के बादल देख पा रहे थे, पर बेटे की जिद के आगे वह मजबूर थे। राजू की माँ राजू राजू की माँ ने कहा, राजू कल तेरे मामा जी के यहाँ शादी में चलना है, तैयार रहना, हम सबको जाना है। राजू, माँ तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। राजू की माँ, पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा? राजू, माँ मेरी टेंशन आप लोग ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी ना मेरे सपने की वजह से झूठ मूठ का परेशान होते रहते हो। राजू की माँ राजू को खूब समझाती है, पर राजू उनकी एक ना सुनता है और अगले दिन उसके मम्मी पापा उसके मामा जी के यहाँ शादी में चले जाते हैं। इधर राजू बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सोऊंगा तो सपना आएगा, क्या करूं? वैसे भी मैं अकेला हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन वो आवाज तो बिना सपने के भी आती है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजू फिर खुद से ही बात करने लगा। इस रोज रोज के झंझट से तंग आ गया हूं, लेकिन करूं भी तो क्या? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे उस खंडर में से ही मिल पाएंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे? क्यों ना मैं फिर एक बार उस खंडर तक जाऊं। लेकिन वो आवाज किसकी थी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका भी तो नहीं मिलेगा। मम्मी पापा दोनों ही घर पर नहीं हैं, वो तो मुझे जल्दी कहीं जाने ही नहीं देते। पर क्या रात में जाना उचित होगा? वहाँ दिन में
तो इतना डर लगता है, लेकिन रोज रोज के झंझट से तो अच्छा है क्यों ना एक ही दिन सारे झंझटों का निपटारा कर दिया जाए। रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही दिन में मर जाएं। अब चाहे जो हो जाए, मैं आज ही रात को जाऊंगा वहां। अब जो भी फैसला लेना है मम्मी पापा के वापस आने के पहले लेना है। राजू उसी रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडर की ओर चला जाता है। राजू घर से निकल तो गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे वैसे ही उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। रात भी काली काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भारी सा होने लगा था, जिससे उसके उसके कदमों की गति कभी बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमी। सड़कों के किनारे पे खड़े पेड़ पौधे तो हवा में ऐसे हिलझुल रहे थे जैसे कि उन सभी को राजू के वहां जाने से नफरत सी हो रही हो। फिर भी राजू इन सब को पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जा रहा था, और आखिर राजू उस वीरान और बेजान भूतिया खंडर तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे उसके शरीर के सारी नसें डर से फट जाएगी। कुछ देर तो वो दूर से ही सहम हुआ उस खंडर को निहारता रहा, फिर एक ताकतवर निश्चय के साथ आगे बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडर बहुत डरावना और भयानक दिख रहा था। राजू खंडर के मुख्य दरवाजे से अब अंदर जा चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया, पर उसे मकड़ी के जाले, टूटे हुए पुराने दीवाल और कुछ बिखरी हुई गंदगी के सिवा वहां और कुछ न दिखा। राजू डरता हुआ चिल्लाया, लो अब मैं आ गया हूं। तुम मुझे से बोल रही थी, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। पर कुछ देर बीतने के बाद भी उसे ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया। अब उसने बोला, ठीक है तो मैं जा रहा हूं, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। राजू जैसे ही यह बोल के वापस जाने लगा कि वैसे ही खंडर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप अचानक बंद हो गया। हवाएं तेज बहने लगी और तभी उसके अंदर पे किसी ने कंधे पे पीछे से हाथ रखते हुए बोला कि रुको मत जाओ। राजू अब डर उठा था, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह सर से लेके नीचे पैरों तक पसीने से भीग चुका था। फिर भी वह अपनी बची कुछ हिम्मत को समेटे हुए पागलों की भांति पीछे की ओर मुड़ा, पर इस बार भी उसे कोई न दिखा तो उसका डर और बढ़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सामने क्यों नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो, मैं डर डर के नहीं जीना चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले राजू ने अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही राजू बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडर सन्नाटे से भर जाता है। कुछ देर बाद राजू बेहोशी की हालत में ही उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं मरियम हूं और तुमने मुझसे कुछ वादा किया था,
शायद तुम उन्हें भूल चुके हो, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कभी डराया नहीं है। मैं तो तुमसे अपनी बात कहना चाहती थी राजू, पर मैंने तो तुमसे कोई वादा किया ही नहीं है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर तुम कौन से वादे की बात कर रही हो मरियम? तुम मुझे भूल चुके हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। राजू, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मरियम, याद करो जब तुम अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगे, लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और आज जब मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती हूँ तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। राजीव, देखो, क्या तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे माफ करो और मुझे जाने दो। मरियम, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली, या तुम्हें यहाँ रोकने वाली? लेकिन जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। राजू, देखो, तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज मुझे जाने दो। मरियम, बात आज से 3 साल पहले की है। तब यह खंडर खंडर ना था, बल्कि एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई डेविड और अपने पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहती थी, और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, और वही दूसरी तरफ डेविड को पढ़ने में कोई रुचि न थी, जिससे पापा और मम्मी डेविड से हमेशा दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा डेविड को अच्छी से अच्छी एक एजुकेशन देना चाहते थे, जिससे शहर में उसका नाम और रुतबा हो, पर डेविड इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में वक्त व्यर्थ रहता था। उसने तो जैसे पापा मम्मी पापा मम्मी के सपनों को कफन पहना दिया था। उसके ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका जो चाहता वो नहीं, जो वो लोग चाहते थे वो नहीं करता था। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर से पेंसिल डेविड से पेंसिल चलाई नहीं जाती थी, और पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाता था। समय बीतता गया और मैंने हायर सेकेंडरी कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डेविड हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज का मुंह नहीं देखा। पापा ने उसे रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया, और आए दिन गाली गलौज करना, जुए खेलना, शराब व गांजा इत्यादि का नशा करना तो उसके लिए जैसे आम बात हो गई थी। पापा मम्मी दोनों ही बदनामी शहर और समाज में बहुत बदनाम हो चुके थे। अब पानी सर के ऊपर बह चुका था। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। डेविड की हरकतें से उनका दम घुटने लगा था, इसलिए उन्होंने आपस में एक फैसला लिया कि वो डेविड को सिर्फ डराने के लिए कहेंगे कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वह सारा का सारा वसीयत और प्रॉपर्टी
मरियम के नाम कर देंगे। शायद इस बात से उसमें कोई फर्क आ जाएगा और वह बदल जाएगा बस यही सोचकर पापा ने डेविड के आते ही उससे बोला कि डेविड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। तो डेविड नशे की हालत में हंसते हुए बोला, डैड, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी और इसी वक्त करनी है? कहीं माँ मर तो नहीं गई? डेविड के पिताजी, अरे नलायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा तो मत बोल। वो भी अपनी माँ के लिए। डेविड, डैड, अभी मेरा मूड खराब मत करो, मैं कल बात कर लूंगा आपसे। डेविड के पिता, डेविड, तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका, शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। मुझे कुछ फैसले आज और अभी करने हैं। डेविड, तो फिर बताते क्यों नहीं? जो कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड क्यों खराब करते हो? डेविड के पिता, अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बूढ़े बाप से कैसे बात की जाती है? डेविड, जी, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, और आपको मेरे बात करने के अंदाज में अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझसे बात ही क्यों करते हो? खामोखा आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। डेविड के पिता, देखो, मुझे तुमसे बात करने का शौक बिल्कुल नहीं है। तेरे जैसे नालायक औलाद को भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। डेविड, देखो, मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मार के आगे निकल गया होता। डेविड के पिता, अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी माँ के लिए फैसले बिल्कुल ही सही हैं। डेविड, कौन सा फैसला? कैसा फैसला? देखो, मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी तुम बकना चाहते हो तो जल्दी बको, मेरे समय बर्बाद मत करो। डेविड के पिता, हमने यह फैसला किया है कि आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम हमारे लिए अब मर चुके हो। हमारी सारी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनवाई है और उसके मुताबिक हमारे सारे जायदाद की मालकिन सिर्फ मरियम का, सारा जायदाद हमारी मरियम का होगा, तुम्हारा नहीं। डेविड ताली बजाते हुए हंसते हुए और कहता है, बुड्ढे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन यह सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। डेविड के पिता, क्या मतलब है तेरा? तू अपने बाप को मारेगा? डेविड, आप तो बहुत समझदार निकले। तभी डेविड आगे बढ़ता है और मेज पे रखी पट को उठाकर अपने पिता के सर पे जोर से न जाने कितनी बार मारता है, जिससे उसके पिता के सर से खून निकलने लगते हैं। डेविड के पिता खून से लथपथ अपने सर को हाथ से दबाते हुए, तू कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा। मरियम इसका बदला जरूर लेगी। डेविड, जब जिंदा रहेगी तब ना। अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही हूँ, मरियम नहीं। डेविड के पिता जमीन पे गिरते हुए अपनी आखिरी दम लेते हैं। तभी डेविड की माँ वहां आ जाती है और यह सब देख हैरान हो जाती है। डेविड की माँ जोर जोर से रोते हुए, हाय, मैंने तुझे जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया? काश तेरे पैदा होते ही तेरा गला धड़ उधेड़ दिया होता, तो शायद हमें आज यह दिन देखना ना पड़ता। मैं पुलिस को बुलाऊंगी
यह मत समझना कि यह सब करते हुए बच करके तू बच जाएगा। डेविड हंसते हुए, देखो माँ, अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ देखो। रह रह गई पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया कि आपको उनके पास जरूर भेजूंगा। डेविड की माँ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड पट चलाकर उनके सर पे दे मारता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है। फिर डेविड उनकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। सुनने के बाद राजू ने मरियम से पूछा, मरियम, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा? मरियम, मुझे भी मेरे भाई डेविड ने नहीं मारा। डेविड के सर पे खून सवार था। वह मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया। तब मैं सो रही थी। उसने मेरे तकिए से मेरा गला घोट दिया, जिससे मेरी मौत हो गई। राजू, उसके बाद क्या हुआ? मरियम, डेविड ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के तहखाने की दीवार में चुनवा दिया, और कुछ दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। इस बंगले में रहने वाले लोग ना तो मेरी बात समझ सके और ना ही मेरी मदद कर सके, पर चारों तरफ इस बात को जरूर फैला दिया कि यह पूरा का पूरा बंगला भूतिया है। समय बीतता गया और यह बंगला एक भयानक भूतिया खंडर में बदल गया। राजू, तो यह सब मुझे क्यों नहीं याद और तुमने मुझसे यह सब बताने के लिए पहले ही क्यों नहीं बुलाया? मरियम, क्योंकि जब हमारे साथ ये हादसा हुआ तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लेट रहे थे और बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। राजू, वो तो यह मेरा दूसरा जन्म है। मरियम, हाँ। राजू, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मरियम, इंसाफ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। राजू, लेकिन वो कैसे संभव है? मरियम, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के तहखाने की दीवार में हम तीनों के मस्तक मतलब हड्डियां के अवशेष सबूत के रूप में आज ही मौजूद हैं। आजकल डेविड दूसरे शहर में रहता है। वहां तक पहुंचने में तुम्हें मदद करूंगी। राजू ने वैसा ही किया जैसा उसे मरियम ने कहा। उसने पुलिस को बुलाकर तहखाने की खुदाई करवाई। तहखाने से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले। फिर पुलिस की मदद से डेविड को पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने इंसाफ किया। डेविड की बची कुची जिंदगी अब सालों के पीछे बस सलाखाओं के पीछे बस यह सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता है। वहीं राजू अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से बिछड़ चुका था, क्योंकि मरियम को उस भूतिया खंडर में अब मुक्ति हो चुकी थी। राजू के दिन फिर से पटरी पर लौट आए थे और वहीं वापस दिल्ली भी लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वह बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में आवाज आई कि तुम कब आओगे, अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे। राजू ने पलटकर देखा तो वही मरियम खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजू, मरियम तुम? मरियम, हाँ।
मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। राजू, तुम भी मुझे बहुत याद आओगी। तभी मरियम हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।